हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 6 का जो 4th चैप्टर है वैदिक सभ्यता हिस्ट्री का हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो वैदिक काल है उसकी आज से 3500 से 4000 वर्ष पूर्व तक की काल है। पिछले अध्याय में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसने सिंधु घाटी सिंधु सरस्वती नदियों के मैदान को पुनः एक नई संस्कृति का विकास होते देखा हमने। इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति को विकसित करने वाले आपको आर्य कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। फिर वैदिक साहित्य क्या होता है? वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। ये व्यापक ज्ञान से पूर्ण। इस प्रकार साहित्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते। वेदों की भाषा प्राचीन संस्कृत है। वेद जो 4 होते हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्वण। संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति कहते हैं। श्रुति का अर्थ यानी सुना गया। श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाए जाते हैं। सुनकर शिष्य सस्वर पाठ कर स्मरण करते हैं। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक हस्तांतरित होती है। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया ऋग वैदिक के बारे में। ऋग वैदिक क्या सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके मंत्र को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। इन सूक्तों में देवी देवताओं की स्तुति की गई। इसके अध्ययन से हमें इस समय की विस्तृत जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद देखो वैदिक काल जो है दो, एक तो ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, 2 पार्ट में डिवाइड है। और जो ऋग वैदिक काल है इसके आर्थिक जीवन के बारे में। लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, यानी सप्त सिंधु प्रदेश बोलेंगे जो 7 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब नदी को बोलेंगे सप्त सिंधु प्रदेश। मतलब 7 नदियों जो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में है। ये पूरा मतलब ब्लैंक मैप है जिसमें केवल सिंधु नदियों के बारे में बताया गया है। यहाँ से सिंधु नदी निकली, यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और यहाँ से सतलज नदी का है। फिर ये सब एक जगह मिल के यहाँ पे पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई है, उसका ऐसे है। फिर ये भी फिर यहाँ से गंगा नदी निकलती है। फिर ये भी इसमें बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। यहाँ से गंगा के बाद यमुना, चंबल, और फिर यहाँ से नर्मदा नदी, यहाँ से महानदी यहाँ से निकलती है। फिर उसके बाद गोदावरी, कृष्णा नदी, ये सब महाराष्ट्र से, कावेरी नदी, और यहाँ पे पेरियार नदी होती है। तो ये सब नदियों के बारे में बताया गया। फिर आगे देखते हैं वैदिक काल के लोग मुख्य व्यवसाय पशुपालन थे। वे खेती भी करते थे, जौ उगाते थे, लेकिन खेती उनका व्यवसाय नहीं था। गाय उनकी मुख्य पूंजी थी। जो वे गाय की पूजा करते थे और गाय से ये सब दूध मक्खन की प्राप्त करते थे। एक उपयोगी पशु घोड़ा था जो रथों में जोतते थे। इसके अलावा भेड़, बकरी, कुत्ते भी पालते थे। पशुओं को चारागाह में चराते थे। ये चारागाह उनके सामूहिक अधिकार में थे। वे अपने पशुओं को चारागाह पड़ने पर नई जगह में जाकर बसा जाते। रथ कार्य या लकड़ी के रथ बनाने वाले इसका महत्वपूर्ण कार्य करता। आर्य महिला सूती काटती और कपड़े भी बुनते थे। इस काल में आर्यों का जीवन सीधा साधा सरल था। वे लकड़ी मिट्टी के घरों में रहते थे। अपनी गाय के लिए बड़ी बड़ी गौशाला बनाते थे। ये सब दूध, दही, ये सब छाछ, घी, गेहूँ, जौ, मांस आदि प्रमुख थे। पिता परिवार का मुखिया था। समाज में पुरुषों का अधिक महत्व था। महिलाओं को भी सम्मान था। वे यज्ञ में महिला और पुरुष दोनों साथ में बैठ सकते थे। इस समय महिलाएं शिक्षित थी और उनकी जो कई महिलाओं ने वेदों की सूक्तों को रचना की। अब समाज के बारे में बताया गया है। जो वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार परिवार था। एक गांव या बस्ती में कई परिवार के लोग रहते थे। वे सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे। ऐसे कई गांव के लोग को मिल कर जन बनता था। ऐसे कई जन थे जिसमें पूर्वजन, गुरुजन ये सब आते थे। उस दिन वैदिक लोग के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे। उनका रहन सहन आचरण वैदिक लोगों से अलग था। इसे वैदिक लोग दास, दस्यु और पढ़ी कहते थे। वैदिक जन और इन लोगों के बीच कभी कभी युद्ध भी होता था
और एक युद्ध का भी उल्लेख मिलता है इन लोग के बीच में, लेकिन वे एक स्थान पर रहने के कारण एक दूसरे की बातें भी सीखने लगे। मेल मिलाप भी होने लगा। ऋग वैदिक काल में समाज, जाति पात, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी, सभी लोग समान माने जाते थे। फिर ऋग्वेद से पता चलता है कि उन दिनों जन के सभी पुरुष मिलकर अपना राजा चुनते थे। राजा का काम युद्ध का नेतृत्व करना, यज्ञ करना, लोगों की समस्याओं का निपटारा करना। तब राजा का जो पद वंशानुगत नहीं था, जैसी एक पीढ़ी बनी तो दूसरी पीढ़ी बनी तो तीसरी पीढ़ी बनी, ऐसा नहीं था। पुत्र के बाद, पिता के बाद पुत्र ही राजा बनेगा यह जरूरी नहीं था। राजा को सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभा के सदस्यों की सलाह से लेना होता था, इसलिए वह अपने जन पर मनमानी नहीं कर सकता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक जन की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी, मतलब पूरे समाज का इन बातें सुनी जाती थी। कभी कभी पशुओं या चारागाह के लिए जन एक दूसरे से युद्ध करते थे। उनकी कोई स्थायी सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर जन के सभी पुरुष मिलकर युद्ध करते थे। युद्ध में राजा उसका नेतृत्व करता था। पशु, धन, संपदा, चारागाह आदि विजेता राजा अपने जन के लोगों में बांट देते थे। समय समय पर जन के लोग अपने राजा को भेंट भी देते थे। दूध, दही, घी, और राजा इसके एक हिस्सा स्वयं रख लेता था और बाकी हिस्सा अपने जन के सभी लोगों में बांट देता था। वैदिक लोग समय समय अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे, यज्ञ भी करते थे, अपने देवताओं से जीवन, खुशहाली, संतान, गाय, घोड़े, रोग मुक्त और युद्ध की विजय की प्रार्थना करते थे। सबसे प्रमुख देवता इंद्र, मतलब वो अग्नि, वर्षा के देवता, अग्नि मतलब आग के वरुण, और सोम आदि वे युद्ध में अग्निकुंड के माध्यम से दूध, दही, घी, जौ देवताओं को समर्पित करते थे। साथ में उसकी श्रुति में वैदिक सूक्तों का वाचन भी मिलता है। वैदिक सूक्तों में देवताओं को श्रुति के अलावा प्रकृति का वर्णन, विश्व की उत्पत्ति संबंधित विचार भी थे। व्यक्ति के संस्कृति का सबसे बड़ा दिन इस प्रकार था। संस्कृत भारत के अधिकांश भाषाओं की जननी। वैदिक साहित्य ये भारत के सबसे प्राचीन साहित्य है। गणतांत्रिक परंपरा, छोटे छोटे जनपदों का युग। उत्तर वैदिक काल क्या होता है? वह काल जब यजु, साम, अर्थोवेद की रचना हुई। इस समय वैदिक संस्कृति सिंधु नदियों के क्षेत्र से आगे बढ़कर गंगा यमुना नदी के मैदान तक फैल चुकी थी। अब क्या हो गया था? अब सिंधु सरस्वती जो नदी थी हमारा, और फिर इसके बाद गंगा यमुना तक फैल चुकी थी। कृषि की उन्नति के लिए नए उद्योग धंधे का भी विकास हुआ। राज्यों का बनना और विकास होना भी शुरू हो गया। अब जनपद, जन के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते थे उनका जनपद कहा जाता है, जैसे कुरु जनपद, पांचाल जनपद, सूरसेन जनपद। कृषि का विकास और भौतिक समृद्धि। उत्तर वैदिक काल में कृषि की खूब उन्नति हुई। कई प्रकार के अन्न का अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ, जैसे चावल, गेहूँ, तिलहन। खेती की उन्नति के लिए वैदिक कालीन समाज में भौतिक समृद्धि दिखाई देने लगी। नए नए आभूषण, चमड़े के चीज, लकड़ी के चीज बनाने लगे। इसके साथ ही विभिन्न धातुओं का उपयोग होने लगा। विशेष रूप से वे लोहे का उपयोग। पहले क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से लोग परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वे लोग लोहे से भी परिचित होने लगे। वे कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क जैसे धातु बनाने लगे, या काला धातु। इन सब की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है। खुदाई से उस समय की चीज़ें, जिसे मिट्टी, बर्तन, लोहे के औजार भी बनाए जाते थे। अब वो कौन कौन से काम धंधे करते थे उसके बारे में देखेंगे। अब इस मैप में छोटे जनपदों को बताया गया है, जैसे यहाँ पे मत्स्य हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया और सूरसेन। ये 4 छोटे जनपद के बारे में बताया गया है। फिर वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। सभी भाई और कई पीढ़ी के लोग एक ही परिवार के साथ साथ रहते थे। सबसे बुजुर्ग परिवार का मुखिया होता था, उसे क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। सभी लोग उसकी बातें मानते थे। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन 4 अवस्था, मतलब आश्रम, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ और वानप्रस्थ। मतलब आश्रम व्यवस्था, सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, इसमें मनुष्य बाल्यावस्था में, गृहस्थ मतलब विवाह परिवार चलाता था, वानप्रस्थ मतलब मनुष्य परिवार से दूर होकर चिंतन मंथन कर, और चौथा है संन्यास। पहला है ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। से मनुष्य घर परिवार से दूर होकर तीर्थ यात्रा करके वे जीवन का अंतिम समय व्यतीत करता था। उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर गृहपति खेती और पशुपालन करते थे, वैश्य कहा जाता था। गृहपतियों के आसपास उनकी सेना करने वाले सेवक लोग भी रहते थे। गृहपति समय समय पर राजा को भेंट दिया करते थे, जिससे राजा और राज्य का खर्च चलता था। पहले पूरे जन के मुखिया को राजा कहा जाता था, उसके रिश्तेदार और सहयोगी को राज्यजन। उसका मुख्य कार्य जनपद की रक्षा करना था, लेकिन युद्ध के समय पहले की तरह ही जन के सारे पुरुष सम्मिलित हो जाते। उत्तर वैदिक साहित्य से पता चलता है कि राजा और राजधानी बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जो कई महीनों तक चलता था। इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, ब्राह्मण या पुरोहित संपन्न कराते थे, धन, गाय और ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, और इन यज्ञों में जनपद खुशहाली आएगी और राजा की शक्ति बढ़ेगी। मतलब जो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इससे उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण वर्ग जो यज्ञ करवाते थे, क्षत्रिय जो शासन और उसकी रक्षा करते थे, वैश्य जो जनपद में खेती और पशुपालन, शूद्र जो सेवा का कार्य करते थे। वर्ण व्यवस्था के कारण ही आगे चलकर समाज में जाति व्यवस्था पनपी। पहले क्या थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, सब एक दूसरे समान माने जाते थे। फिर अब धीरे धीरे ये जो 4 वर्णों में बटा, फिर उसके बाद जाति व्यवस्था क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। फिर महाकाव्यों की रचना, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में वाल्मीकि द्वारा रामायण और कौशल जनपद की बात पर आधारित है। इसी प्रकार व्यास द्वारा महाभारत की रचना कुरु, पांचाल और सूरसेन जनपदों की बातों पर आधारित है। ये दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आधार हैं। इन महाकाव्यों में मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसके अध्ययन से हमें इस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक तो उत्तर वैदिक काल पढ़ा और एक ऋग वैदिक काल पढ़ा। उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने देखा कि उसके समाज कैसा था, रहन सहन कैसा था, राजा कौन बनता था, युद्ध कैसे करते थे, देवी देवता कैसे थे। फिर उत्तर काल के बारे में भी हमने देखा कि वो जनपद में थे, उन कृषि कार्य करने लगे, जो समाज था वो वर्णों में विभाजित होने लग गया, और आश्रम व्यवस्था भी आ गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। फिर पशुपालन भी करते थे, खेती भी करते थे, राजा यज्ञ करते थे, उसमें बहुत सारे धन भी खर्च होते थे, और धन इस खर्च होते थे। फिर वो इसलिए यज्ञ कराए जाते थे कि जनपद में खुशहाली आए और राजा शक्तिशाली हो जाए। फिर ये वर्ण व्यवस्था आ गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यज्ञ कराते थे, क्षत्रिय लोग शासन व्यवस्था देखते थे, वैश्य लोग कृषि करते थे, और जो शूद्र लोग हैं वो सेवा का कार्य करते थे। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है।